दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 7 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आज हमें यहां पढ़ने हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 की टीम की तरफ से किताबें भी लॉन्च कर दी गई हैं दोस्तों, जिसमें आपके लिए अभी वर्तमान में लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें यहां पर मेरे हाथ में हैं। जिसमें याद रखिएगा वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों टोटल 2 सीरीज है, जो कि आपको एक ही किताब परचेज करना, बाई 1 गेट 1 का ऑफर चला दोस्तों, एक पे एक फ्री दिया जा रहा है। बाकी लेखपाल परीक्षा के लिए टोटल ये 4 किताबें दोस्तों, ये 4 किताब आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर आपको अवेलेबल वहां पे नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं कि किताबें कैसे परचेज की जाए। साथ ही साथ स्टडी 91 की टीम की तरफ से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो एक मौका हमें दीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए, और फिर देखिए कितनी गजब की क्लासेज यहां दी जा रही हैं आप सभी को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज पहला सवाल करा, भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर यह किस राज्य में है? सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो सबसे कम बेरोजगारी दर से पहले दोस्तों बात हो जाए कि भारत की बेरोजगारी दर कितनी है। ठीक है, भारत की याद रखिएगा, भारत की बेरोजगारी दर फरवरी माह में दोस्तों अपने चरम पे चल रही थी और यह चल रहा था दोस्तों 8.1%। कितना? 8.1%। हाँ, मार्च महीने में थोड़ी सी बेरोजगारी दर पे दोस्तों लगाम मिला है। यहां पर मार्च महीने का जो बेरोजगारी दर है दोस्तों वो है 7.6%। ये भारत की बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं। यहां सवाल पूछा है कि किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है, जहां पे बेरोजगारी दर है 10.6%। कितना? 10, यहां 7.6% था, यहां 10.6% है दोस्तों। आप देख लीजिए कितना मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यही सवाल पूछ देता कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछ देता कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां पे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां पे, बेरोजगारी दर कहां है दोस्तों, अगर यह सवाल बन जाता तब क्या बताते? तब आप बताएगा दोस्तों सबसे अधिक बेरोजगारी दर आपके हरियाणा राज्य में। कहां पर है? हरियाणा राज्य में। कितना है दोस्तों? तो याद रखेगा लगभग 26%। कितना दोस्तों? याद रखेगा लगभग 26% दोस्तों ये बेरोजगारी दर चल रहा है। लगभग 26% की बेरोजगारी दर चल रही है, 26% से भी ज्यादा का बेरोजगारी दर चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। तो इस पूरी बात को याद रखेगा क्योंकि सवाल कहीं से कुछ भी बन सकता है। वहीं अगर यहां मैं जो गोवा लिखा है इसकी बात करूं तो हाल ही में दोस्तों मनरेगा में काम करने वाले जो मजदूर हैं दोस्तों, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर दोस्तों बढ़ाई गई, और सबसे ज्यादा मजदूरी दर किसने बढ़ाया दोस्तों? तो गोवा ने बढ़ाया। कितना दोस्तों? तो 7% तक, लगभग 7% तक मजदूरी दर में 7.14% आंकड़ा था दोस्तों जो वृद्धि किया था गोवा राज्य ने। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो यहां आपका सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा छत्तीसगढ़। यही सारी बातें यहां लिखी गई दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में मार्च में जो बेरोजगारी दर है वो कितना है? 10.6% है। भारत की बेरोजगारी दर कितना है दोस्तों? 7.6%, और जो कि फरवरी माह में 8.1% था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां दोस्तों? ये हरियाणा राज्य में। कितना? तो 26.7%। इसके बाद नंबर 2 पर राजस्थान है और नंबर 3 पर कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। ये तीनों याद रखेगा। बाकी की बातें आगे लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए मैं कुछ और बातें बताता हूं जो है तो इकोनॉमी से संबंधित बातें, लेकिन थोड़ी सी बातें आप याद रखें। ठीक है, भारत में बेरोजगारी जो है वो कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो वो मैं बताता हूं कि निम्नलिखित 4 प्रकार की बेरोजगारी है, जिसमें पहला है मौसमी बेरोजगारी। याद रखिएगा तब होता है जब लोगों को साल के कुछ महीने काम नहीं मिलता। मान लीजिए कोई मजदूर ऐसा है जो ऊन की किसी फैक्ट्री में काम करता है। अब ऊनी कपड़े तो ठंडी में बनते हैं, गर्मी में तो बनेंगे नहीं, तो याद रखिएगा मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। यानी वह जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको कुछ समय के लिए काम से बाहर कर दिया जाता है, उनको कोई काम नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। दूसरा है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। कर यह तब होता है जब उत्पादकता तो कम होती है और बहुत से कर्मचारी बहुत कम नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, तब क्या होता है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? कर एक प्रकार की बेरोजगारी है जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी बाजार में जरूरत तो है इंप्लाइज की, लेकिन बाजार में अलग तरह के इंप्लाई अवेलेबल हैं, उनको उनके तरीके का काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है,
चौथा है दोस्तों प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी, यह तब होता है जब कर्मचारी बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी नौकरी छोड़ देता है। मतलब हुनर है उसके पास लेकिन वह अगली नौकरी की तलाश में एक नौकरी को छोड़ दिया तो कुछ समय के लिए वह व्यक्ति बेरोजगार बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों ये आपका लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के बेरोजगारी के प्रकार हैं, जरा ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं लेके चलता हूं इकोनॉमी के सवाल पर। जी हां, अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन कौन से सवाल हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ रखे हैं, जरा उनका हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, पहला है कि सबसे कम बेरोजगारी दर कहां की है, तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ की। पूछा जाए कितनी है वर्तमान में, तो क्या बताएंगे 10.6%। कितना दोस्तों, 10.6% बेरोजगारी दर है। भारत की बेरोजगारी दर दोस्तों मार्च महीने के लिए कितना है, तो याद रखेगा 7.6%। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां है दोस्तों, तो याद रखेगा हरियाणा में है। कितना, तो 26.7%। ठीक है, ये 3-4 आंकड़े एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि सवाल तो बनेंगे, सवाल बनेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मार्केट में करंट अफेयर की कुछ किताबें हैं, हम लोग उन किताबों को पढ़ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे के सारे प्रश्न हम लोगों को याद है। तो बिल्कुल महसूस होगा भाई, जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास आप ले ही रहे हैं, तो सवाल कैसे छूट जाएंगे। ठीक है, सवाल सब आपको दिया जाता है, बस डेली आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन में भारत ने कितने रुपए का दान दिया है। कितना रुपए दोस्तों इसमें डोनेट किया है, तो याद रखेगा कितना यहां पर है, 5 लाख अमेरिकी डॉलर। जी हां दोस्तों, 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान ये भारत की तरफ से दिया गया है। कह रहा फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कह लीजिए या फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो फिक्की ने कहा भाई 7.4% का अनुमान यहां पर लगाया गया। ठीक है, कह रहा हाल ही में किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन नाम का एक आइडियाथॉन लॉन्च किया गया। यह मंथन आइडियाथॉन सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्तमान में सेबी की पहली महिला प्रमुख दोस्तों कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। आपको नाम पता होगा, याद रखेगा क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा श्रिंकफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कृषि प्रोडक्ट का आकार उतना ही बड़ा रख के उसके क्वांटिटी में कमी कर दिया जाए, यही क्या कहलाता है, श्रिंकफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे पहले 20 रुपया में अगर आपको 400 ग्राम साबुन मिलता था, तो आज 20 रुपए में उतने ही बड़े बॉक्स में आपको 400 ग्राम की जगह 300 ग्राम अगर साबुन मिले, तो याद रखें क्या कहलाता है, श्रिंकफ्लेक्शन कहलाता है। श्रिंकफ्लेक्शन यह मुद्रास्फीति का ही एक प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां किया गया, तो यह स्थापना मैसूर में हुआ है। और आपने एक और नाम सुना होगा वर्डिका का। जी हां दोस्तों, यह स्याही निर्माण कंपनी है जो आरबीआई के लिए स्याही का निर्माण करती है। कर बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय दोस्तों अभी किया गया, किसमें, बीएसएनएल में विलय कर दिया गया, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। और आज के लिए एक सवाल और बता दूं, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का भी दोस्तों विलय कर दिया गया, याद रखेगा। एचडीएफसी का लिमिटेड वाला जो शाखा था दोस्तों वो होम लोन वाला काम करता था और बैंक वाला बैंकिंग का, अब दोनों को मिला करके एक कंपनी बना दिया गया है, यह भी याद रखेगा, सवाल अच्छा है। करा किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह बाल बजट पेश किया गया है। यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा कितनी कर दी गई, तो पहले 2 लाख रुपए थी और अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो यूपीआई के माध्यम से कोई व्यक्ति सार्वजनिक ऋण निवेश अगर करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक यूपीआई के माध्यम से निवेश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही जोड़े का मिलान करिए। कुछ अच्छी किताबें हैं और किताबें किसने लिखा है, उनके सामने लेखक का नाम लिखा है दोस्तों, आपको मैच कराना है। किताब का नाम है क्वीन ऑफ फायर। दोस्तों ये किताब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब है क्वीन ऑफ फायर, और ये किताब लिखा है देविका रंगाचारी ने। किसने लिखा है, देविका रंगाचारी ने। अगला बुक है दोस्तों क्रंच टाइम, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था क्रंच टाइम के बारे में, जिसे लिखा है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। किसने लिखा है, श्रीराम चौलिया ने। द लिटिल बुक ऑफ ज्वाय, ये लिखा गया है दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा। ठीक है, और अनफिल्ड बैरल्स जिसमें दोस्तों ऑयल के बारे में बताया गया है, तो याद रखेगा रीशा मिश्रा जी ने लिखा है। मैंने यहां पर बता दिया, आप मैच करा लीजिए। पहले का दोस्तों डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा और चौथे का सी हो जाएगा। तो डी ए बी सी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहां पर आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, इस तरह के सवाल देखिए आते
आते रहते हैं। ठीक है, मैं जब कोई 2-4 बुक आपको पढ़ा लेता हूं ना, तो इस तरह के कूट बना के दे देता हूं कि देखो बच्चों को याद है कि कहीं भूल गया, दिमाग से उतर तो नहीं गई बातें। हालांकि अभी आगे की स्लाइड में हम लोग बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी बाकी अगर मैं बात करूं इस किताब की, जिस किताब के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, क्वीन ऑफ फायर, इस किताब को लिखा देविका रंगाचारी ने, और इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण किया गया है, उसका जिक्र किया गया कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अकेले एक तरह से मोर्चा लिया था, संभाला था, क्योंकि बाकी जो उनके साथ के लोग थे वो कहीं ना कहीं पहले हटने वाले थे, बाद में उनके अंदर देश हित की भावना जागृत की गई, तब वो लड़ाई में शामिल हुए थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन सा अधिकारी ऐसा था जो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई कर रहा था, तो उसका नाम था ह्यूरोज। याद रखेगा, सवाल तो हिस्ट्री का है बट अच्छा सवाल है। कौन था दोस्तों? ह्यूरोज। और ह्यूरोज लड़ाई के वक्त इतना डर चुका था कि जब लड़ाई समाप्त हुआ, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई को तो मान लीजिए वीरगति मिल गई, लेकिन ह्यूरोज ने जाते जाते कहा कि इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे युद्ध संग्राम में अगर कोई अकेली महिला मर्द थी तो रानी लक्ष्मीबाई थी। महिला मर्द का नाम दिया दोस्तों, यानी आप सोच लीजिए कितनी तेज तर्राक थी और कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये देविका रंगाचारी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल आ गया बुक्स एंड आर्थर का, कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी किताबें चर्चा में रही, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। क्वीन ऑफ फायर दोस्तों किताब देविका रंगाचारी द्वारा लिखा गया है। क्रंच टाइम जो किताब है दोस्तों, इसे लिखा है श्रीराम चौलिया ने, डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। अनफिल्ड बैरल्स दोस्तों एक किताब ऋचा मिश्रा की रचना है। टॉम्ब ऑफ सैंड ये गीतांजलि श्री की रचना है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? गीतांजलि श्री की रचना है। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट दोस्तों इस किताब का विमोचन किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा, और वर्तमान में भूपेंद्र यादव के पास यह मंत्रालय है। कर द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल, यह किताब अमिताभ कुमार जी ने लिखा है। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये दीपम चटर्जी की रचना है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये प्रियम गांधी मोदी की रचना है। द फाउंडर्स द पेपाल स्टोरी, ये दोस्तों पेपाल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके ऊपर किताब लिखा है जिमी सोनी ने। ठीक है, ये सभी चीजें आप याद रखेगा, सवाल ऐसे ही आते हैं परीक्षा में, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। करा ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष भारतीय हैं। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में एक सूची जारी किया गया था मेल का, जिसमें बताया गया कि स्वतः अपने से अरबपति बनने वाले लोगों की सूची जारी की गई थी जो 40 साल से कम उम्र के हैं। तो ऐसे में जो भारत के लोग थे उनकी संख्या थी 6। कितनी संख्या थी? 6 लोग ऐसे थे भारत के जो 40 साल से कम उम्र के थे और अपने आप से दोस्तों अरबपति बने थे। वैसा ही सवाल ये भी दोस्तों, अरबपति बनने के लिए दोस्तों यहां पर ये एक तरह से किया गया, जो रिचेस्ट सेल्फ मेड कहा गया, यहां भी अरबपति महिलाओं की बात की गई। और वैसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट में दोस्तों आपके चीन देश की रहने वाली दोस्तों याद रखेगा, चीन की यू यजुन है। ये एक तरह से आप जैसे हमारे यहाँ चलता है आपका प्लॉटिंग वगैरह काम, उस तरह से दोस्तों ये वर्क करती थी। हालांकि ये यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ पहला स्थान की बात कर दूं, भारतीय की बात कर दूं, तो पहली भारतीय महिला कौन है? फाल्गुनी नायर है दोस्तों। दूसरे नंबर पे कौन है? राधा वेम्बू हैं। और तीसरे नंबर पे किरण मजुमदार शाह हैं। ये 3 भारतीय दोस्तों याद रखेगा। अगर वर्ल्ड वाइड, ये तो दोस्तों इंडिया का हो गया, अगर ये इंडिया का हो गया, ये इंडिया का हो गया, और ये वाला पूछे तो याद रखेगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड अगर आंकड़ा पूछे तो याद रखेगा तब क्या होगा? ये चीन का है। सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं किस देश की हैं दोस्तों? तो वह चीन देश की हैं। फिलहाल फाल्गुनी नायर का नाम दोस्तों आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, यहां पे भी सारी बातें दिया गया है। अच्छा, ये जो चीन की रहने वाली दोस्तों, उनकी संपत्ति कितनी अनुमानित की गई है? तो $17 बिलियन अनुमानित की गई है। जबकि अपने यहां की अगर मैं बात कर दूं फाल्गुनी नायर की संपत्ति की, तो याद रखेगा इनके पास कितना है? तो $7.6 अरब है। और ये 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में टॉप पर हैं। ठीक है, और स्वनिर्मित अरबपति हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है। और राधा वेम्बू जी की बात करें दोस्तों, तो ये 3.9 बिलियन डॉलर के साथ दोस्तों दूसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, याद रखेगा। और इनका भी स्थान है। बाकी के दोस्तों बायोकॉन के संस्थापक एक किरण मजुमदार शाह हैं, इनके पास 3.8 बिलियन डॉलर है। यह भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। एक चीज और करेगा दोस्तों, ठीक है, ये देखिए यहां हिंदी में लिखा अरब डॉलर, अगर इसी को इंग्लिश में कर दिया जाता तो ये बिलियन डॉलर हो जाता, बिलियन डॉलर हो जाता। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है,
पॉइंट वही है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें यहां लिखी गई हैं, आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करें और इसको पढ़ लीजिए। वर्तमान में पूरी दुनिया में कितनी ऐसी महिलाएं जो अरबपति हैं, तो याद रखेगा 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। याद रखेगा, एक नया आंकड़ा दोस्तों, पूरी दुनिया में अरबपतियों की संख्या कितनी है, इतना। और भारत में कुल पुरुष अरबपति कितने हैं दोस्तों, 145 अरबपति हैं। कितने, 145। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर 142 है, नहीं, आंकड़े में वृद्धि कर लीजिए, समय के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो लोग अरबपतियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। पहले 142 था, अब 145 हो चुका है डेटा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोमेन्स एंड न्यूज के ऊपर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, जरा उनके बारे में पढ़िए। पहला नाम ये हो गया कि सबसे अमीर महिला भारत के अंदर कौन दोस्तों, अरबपति, तो याद रखेगा फाल्गुनी नायर नाम है, ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों किसे दिया गया, तो ये खिताब दिया गया मीराबाई चानू को। किसे दिया गया, मीराबाई चानू को। नागालैंड के कोहिमा में दोस्तों आयोजित किया गया था 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। इसमें भारतीय रेलवे की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों, तो झूलन गोस्वामी का नाम आया है, जिन्होंने 250 विकेट लिया है। मिताली राज जो कि इंडियन टीम की कप्तान है दोस्तों, वो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई हैं, वो भी याद रखेगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। जबकि मिसेज वर्ल्ड वाला खिताब दोस्तों साइलिन फोर्ड ने जीता था। मिसेज वर्ल्ड का खिताब साइलिन फोर्ड ने, और मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो याद रखेगा कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली मिताली राज बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया। 2 बहनें हैं, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ठीक है। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है बी रामचंद्रन। क्या नाम है, बी रामचंद्रन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को बनाया गया। जेएनयू विश्वविद्यालय का पहली महिला कुलपति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इसके पहले महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में दोस्तों कुलपति के रूप में कार्य कर चुकी हैं, ठीक है। यह भी सवाल आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चला जाए अगले सवाल पे, आइए पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला लिख रहा, अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे, जरा बताइए। अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे दोस्तों, अगर मनोज मुकुंद नरवाने की बात करें तो यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद पर दोस्तों जाने वाले हैं। अभी गए नहीं हैं, लेकिन पूरा चांस है कि चले जाएंगे। मनोज पांडे जो कि अभी तक उप प्रमुख थे, अब ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए पूरा चांस है कि यही थल सेना प्रमुख बनेंगे। कौन बनेंगे, थल सेना प्रमुख इन्हीं को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी का चुनाव होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों भारत की नौसेना प्रमुख का, तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख का नाम क्या है, आर हरि है। इसके पहले करमबीर सिंह जी थे। और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, तो विवेक राम चौधरी जी हैं वायुसेना प्रमुख। इसको भी याद रखेगा, ये तीनों चारों सवाल याद रखेगा, सवाल इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही बातें दोस्तों आगे लिखा गया है, जो वरिष्ठतम की बातें आ गई, आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके पहले दोस्तों याद रखेगा, एक अधिकारी थे जो सेना के प्रशिक्षण कमान की कमान संभालने वाले थे, ठीक है, राज शुक्ला जी, वो थोड़ा सा सीनियर थे, लेकिन अब ये राज शुक्ला जी भी दोस्तों इसी 31 मार्च को रिटायर हो गए, जिसकी वजह से अब सिर्फ एक व्यक्ति बचे हैं, वो है मनोज पांडे। सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होने की वजह से यही थल सेना प्रमुख होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा आराम से और देख लीजिएगा। चलिए हम लोग मुख्य पद पर नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं, जिनको बहुत अच्छा पद दिया जाता है, ऐसे लोग के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो थल सेना प्रमुख कौन होंगे दोस्तों, मनोज पांडे जी होंगे। इसके पहले मनोज मुकुंद नरवाने जी थे, ठीक है। आगे देखिए, विक्टर ओर्बन को अभी किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया, तो याद रखेगा विक्टर ओर्बन को अभी चौथी बार दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया। चौथी बार दोस्तों, 4th टाइम दोस्तों ये पीएम चुने गए हैं। कहां के, हंगरी देश के। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हाल ही में रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, और माल्टा की राजधानी वैलेटा है। कहां पर है, वैलेटा। हाल ही में किससे उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उत्तराखंड में भी चुनाव चल रहा था, बीजेपी ने दोस्तों बहुमत हासिल किया, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के रूप में महिला को दोस्तों रखा गया, जिनका निर्विरोध चुनाव किया गया। इनका नाम क्या है, रीतू खंडूरी भूषण। क्या नाम है, रीतू खंडूरी भूषण। इसके पहले गुजरात राज्य में दोस्तों पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था नीमा बेन आचार्य को। किसे चुना गया था, नीमा बेन आचार्य को। गैब्रियल बोरिक को हाल ही में सबसे युवा राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों चिली देश का। चिली, याद
रखेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देश है जो सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है, जिसके लिए वह जाना जाता है। हंगरी की पहली, ये देखिए हंगरी के विक्टर ओरबैन पीएम चुने गए। इसके पहले राष्ट्रपति चुनी गई थी दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम है कैटलिन नोवाक। क्या नाम है? कैटलिन नोवाक। तो इनका नाम भी याद रखेगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति दोस्तों युन सुक योल को चुना गया। युन सुक योल। दक्षिण कोरिया दोस्तों याद रखेगा, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में तो किम जोंग है, ये दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ये जर्मनी के दोस्तों राष्ट्रपति चुने गए। इसके पहले जर्मनी का चांसलर चुना गया था ओलाफ सोल्ज को। किसे चुना गया था? ओलाफ सोल्ज को चांसलर चुना गया था। पॉल हेनरी सारडंगो दामिबा को याद रखेगा अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया बुर्किना फासो देश का। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के लिए निदेशक चुना गया जीए श्रीनिवास मूर्ति जी को, ठीक है, याद रखेगा। और एंटोनियो कोस्टा को अभी पीएम चुना गया पुर्तगाल देश का। कहां का? पुर्तगाल का पीएम चुना गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये मुख्य पदों पर नियुक्ति से संबंधित सवाल हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और यही सभी सवाल देखिए आपके परीक्षा में आएंगे। जब परीक्षा होगा ना, उठा के देख लेना पेपर। करंट अफेयर के सवाल निश्चित रूप से, मैं इतना मेहनत करता हूं दोस्तों करंट अफेयर को लेकर के कि मेरा केवल यही टारगेट है कि आपके परीक्षा में प्रश्न आना चाहिए, चाहे जैसे साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े लगा लें, लेकिन परीक्षा में सवाल आने चाहिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, कितनी वाचिंग है, कितने लोग व्यूज देखते हैं, कितना कमेंट आता है, क्या है, कोई मायने नहीं रखता। मुझे अपना काम करना है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वीडियो शेयर करना चाहिए, जो कि आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि वीडियो के व्यूज उसी के लमसम दोस्तों बने हैं, ठीक है। हाँ, एक गलती मैं अपनी मानता हूं कि मेरी क्लास बहुत कंटिन्यूटी से नहीं चलती है। अगर मैं महीने की बात कर दूं तो महीने में 2-3 क्लास तक मिस हो जाता है किसी न किसी वजह से। मैंने उसके पीछे भी वजह बता दिया, क्योंकि मैं एज ए टीचर के अलावा दोस्तों यहाँ पे मुझे डायरेक्टर के पोस्ट पे भी रहना है, मुझे यहाँ का मैनेजमेंट भी देखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है कुछ काम की वजह से, जिसकी वजह से क्लासेज मैं नहीं ले पाता हूँ। लेकिन हाँ, करंट अफेयर में फिर छूटता कुछ नहीं। अगली बार जब भी क्लास लेता हूँ तो उनको उन क्वेश्चंस को समाहित करता हूँ, शामिल करता हूँ कि कुछ छूट न जाए, क्योंकि टारगेट क्या है कि परीक्षा में आना चाहिए, तो वो नहीं छूटना चाहिए। बाकी क्लास अगर किसी वजह से मिस होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय में नया सचिव किसे चुना गया? बताइए, विदेश मंत्रालय में नया सचिव किसे चुना गया? तो अभी वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान सचिव कौन थे दोस्तों? तो अभी तक तो सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ठीक है। अभी दोस्तों वहां से क्या होने वाले हैं? ये रिटायर होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और इनके जाने के बाद याद रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा जो कि अगले विदेश सचिव चुने जाएंगे, विदेश मंत्री में विदेश सचिव चुने जाएंगे। अगर इनके इनका चुनाव होगा दोस्तों। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में नेपाल में दोस्तों क्या है, नेपाल देश में इनको राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया दोस्तों। याद रखिएगा वर्तमान में नेपाल के राजदूत हैं, और अब ये क्या बन जाएंगे दोस्तों? याद रखिएगा, और अब ये बन जाएंगे नए विदेश सचिव। इसको याद रखिएगा। राजीव गौबा की बात करें दोस्तों, तो राजीव गौबा का चुनाव किया गया था कैबिनेट सचिव के लिए, और इनका जो है कार्यकाल समाप्त भी हो रहा था, और समाप्त होने के बाद मोदी सरकार ने इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो फिर से एक बार इनका कार्यकाल बढ़ चुका है। दुर्गा शंकर मिश्रा जी की बात करें दोस्तों, तो इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है दुर्गा शंकर मिश्रा जी को। इनको भी जरा याद रखेगा, भूल मत जाइएगा। काफी पहले पढ़ाया था मैंने, आज मुझे याद आया कि चलिए एक बार आपको रिकॉल करा दूं, कहीं आपके दिमाग से बातें उतर न गई हो, ठीक है। तो विनय मोहन क्वात्रा ये क्या होंगे दोस्तों? ये अगले क्या होंगे? विदेश सचिव होंगे। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? अच्छा, एस जयशंकर जी। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, और अब हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान ले लेंगे विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। और यही बातें दोस्तों यहां पर लिखी गई है जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति से संबंधित साधारण नियुक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल ये हुआ दोस्तों, विदेश मंत्रालय में सचिव कौन बन रहा है? तो विनय मोहन क्वात्रा बन रहे हैं। हाल ही में किसे गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में क्या चुना गया दोस्तों? अरुणाभा घोष को चुना गया। किसे? अरुणाभा घोष को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अपराजिता शर्मा को चुना गया, जो कि सन 23-24 के लिए दोस्तों उपाध्यक्ष होंगे, और उसके बाद अगले 2 सालों के लिए इनको अध्यक्ष भी चुना गया है, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों डॉक्टर एस राजू को चुना गया। किसे? एस राजू को। भुगतान भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष पेमेंट
काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया? पहले भी विश्वास पटेल थे, दोबारा इन्हीं को दोस्तों इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया या दोबारा इन्हीं का चुनाव कर लिया गया, याद रखिएगा। भारत वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में दोस्तों अभी चुना गया डॉक्टर रेणु सिंह को, याद रखिएगा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनका चुनाव यह बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा किया गया अध्यक्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का महानिदेशक दोस्तों किसे बनाया गया? तो गिलबर्ट होंगबो को चुना गया है, याद रखेगा। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे को चुना गया, विनोद जी खंडारे को चुना गया। तो ये सभी सवाल दोस्तों आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको याद रखेगा। ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 का जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो आपका हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है दोस्तों। एक मौका है आपके पास, आइए इस कोर्स को ज्वाइन करिए। अगर हिंदी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत विस्तार से क्लास चल रहा है। अभी अप्रैल महीने में दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है। इसके अलावा जो बच्चे सुपर टेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो बच्चे सुपर टेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। जो बच्चे यूपी टेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए भी बैच चल रहा है। यूपी पुलिस का भी दोस्तों नया बैच ला दिया गया। बाकी लेखपाल और वीडियो परीक्षा के लिए भी दोस्तों बैच अभी चल रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। लेखपाल और वीडियो परीक्षा के लिए एक हम लोगों ने दोस्तों और नया बैच बनाया, जिसमें नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का बैच बनाया। जी हाँ दोस्तों, नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है और फर्स्ट पेपर मुझे लगता है कि लगभग हर बच्चे को देना दोस्तों। तो ये फर्स्ट पेपर वाली बैच चल रही दोस्तों, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। करा किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू किया है? हॉबी हब, जी हाँ दोस्तों, हॉबी हब क्या होगा दोस्तों? यानी बच्चों की जो हॉबियां होती हैं, उन चाहे उनका खेलना हॉबी हो, उनका म्यूजिक हॉबी हो, चित्रकारी पेंटिंग उनकी हॉबी हो, जो भी उनकी हॉबी होगी दोस्तों, उसके अनुकूल चीजें यहां पर रखी जाएंगी। सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी बात है चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, और सरकारी स्कूलों में अगर कोई काम हो रहा है तो नई दिल्ली में हो रहा है। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली सरकार की योजना है जहां सरकारी स्कूलों में हॉबी हब बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? हॉबी हब बनाए जा रहे हैं। बाकी इन चीजों को आप पढ़ लीजिए, यहां बहुत विस्तार से बातें लिखी गई हैं कि किसी बच्चे को डांस सीखना है, संगीत है, कला है, या शिल्प गतिविधियों में उसको कुछ काम करना अच्छा लगता है, तो जो भी उसकी हॉबी है उस पर दोस्तों वह यहां पर क्या होगा, एक हॉबी हब बनाया जाएगा ताकि बच्चों को यहां से जोड़ा जा सके। हाँ, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं दोस्तों उनको भी मौका दिया जाएगा, बट उनसे अलग से फीस भी चार्ज किया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों से तो कोई फीस चार्ज नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों से फीस चार्ज होगा। अब बात आएगी कि जहां ऐसा नियम हो जाएगा फिर तो प्राइवेट वाले भर जाएंगे, सरकारी तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, कम से कम 50% बच्चे सरकारी स्कूल के होने चाहिए, ऐसा कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, योजनाओं से संबंधित सवालों के ऊपर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहला सवाल यहां पर है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब बनाने जा रही है? तो ये दिल्ली सरकार की योजना है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% साक्षरता के लिए दोस्तों स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस राज्य ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना स्टार्ट किया था? मैंने आपको बताया था, विनय नाम का एक 3 साल का बच्चा था जो बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया और उसके साथ कितना अन्याय हुआ, इसीलिए दोस्तों विनय समरस योजना शुरू किया गया है। याद रखिए, कर्नाटक राज्य में स्टार्ट किया गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की शुरुआत किया दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, जहां 50,000 रुपए तक का ऋण कैदियों को दिया जाएगा। जो जेल में बंद कैदी हैं उनको दिया जाएगा ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। करा किस राज्य सरकार द्वारा ई ऑटो पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह पोर्टल नई दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, यह त्रिपुरा सरकार की योजना है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बच्चा यहां असम करने वाला है, आपको त्रिपुरा करके आना है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर दोस्तों ये मानेसर में बनाया जा रहा है। मानेसर जो जगह है ये हरियाणा में है। यहां एक ऐसा स्मार्ट ग्रिड सेंटर लगाया जा रहा है जहां जितनी बिजली की जरूरत होगी यह उतना उत्पादन करेगा। कम की जरूरत कम उत्पादन, अधिक की जरूरत है तो अधिक उत्पादन करेगा। करा किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है? तो यह भी पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और
और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। करा किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया है? यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। कितना? तो 0.6%। ठीक है, याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा आरबीआई ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वेज और मीन्स एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस जिसे हम डब्ल्यूएमए कहते हैं दोस्तों, करा इस डब्ल्यूएमए की सीमा को कितना तय किया है? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कितना बेकार सा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। सुनो दोस्तों, चाहे हम किसी राज्य की बात कर दें, चाहे हम किसी यूनियन टेरिटरी की बात कर दें, दोस्तों हर राज्य के पास दो चीजें होती, कुछ उनके पास इनकम होते हैं, कुछ इनके पास इनकम होते हैं और कुछ उनके पास एक्सपेंसेज होते हैं। ठीक है। तो कभी मान लीजिए सरकार के पास इनकम हुई 100 रुपए के, लेकिन उनके एक्सपेंसेज बढ़ के हो गए 120 रुपए के, तो जो बैलेंस है दोस्तों, जो बैलेंस आपका आ रहा है -20 रुपीज दोस्तों, ये राज्य सरकार या वो यूनियन टेरिटरी कैसे पे करेगी? तो इसके लिए दोस्तों, इस -20 रुपए के लिए दोस्तों एक शॉर्ट टर्म लोन, जी हाँ दोस्तों, अल्पकाल की अवधि के लिए दोस्तों एक ऋण की व्यवस्था करता है आरबीआई। ये अल्पकाल का ऋण होता है दोस्तों, जिसे हम डब्ल्यूएमए का नाम देते हैं, और डब्ल्यूएमए के तहत दोस्तों इनको अल्पकाल, थोड़े समय के लिए ऋण मिल जाता है। ठीक है। और इसी की सीमा कोविड के समय में बढ़ाकर लगभग 51,000 रुपए तक कर दी गई थी। अब फिर से उस सीमा को घटा करके कितना कर दिया गया? 47,000 करोड़ कर दिया गया। कितना किया गया? समझ में आया कि नहीं? मुद्दा समझ में आया कि नहीं? देखो, मैं करंट अफेयर इसलिए पढ़ाता हूं ना, इसके बारे में जाओगे पढ़ने तो बहुत सारी बातें हैं, इतना कंफ्यूजन, इतना टेंशन, लेकिन हमें क्या करना है? टीचर का कर्तव्य होता है कि हम किसी क्वेश्चन का निचोड़ कैसे निकालें, और वो निचोड़ इतना आसान होना चाहिए कि बच्चों को याद हो जाए। मेरी बात समझे कि नहीं? कोई भी राज्य को, अच्छा कुछ बच्चे समझेंगे सर ऐसे तो देश का भी खर्चा होता होगा। हाँ, ऐसे हम अगर भारत सरकार की बात कर दें, अगर मैं इंडिया की बात कर दूं, तो भारत सरकार के भी दोस्तों अपने इनकम होते होंगे, अपने एक्सपेंडिचर होते होंगे और उनके भी तो खर्चे होंगे। तो क्या वो भी डब्ल्यूएमए को फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए फिर सीमा 47,000 करोड़ नहीं, उसके लिए सीमा कितनी दोस्तों? याद रखिएगा, 1.5 लाख करोड़ है। कितना? 1.5 लाख करोड़ है दोस्तों, याद रखिएगा, 1.5 लाख करोड़ है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये इसकी सीमा है। ठीक है। ये तुम राज्यों की बात करें तब यहां पर आपको लगभग 47,000 करोड़ की बात की जा रही है। समझ में आया अच्छे से? तो याद रखिएगा, ये सवाल है। बाकी जिसको और पढ़ने की इच्छा हो रही है वो यहां आ जाए। एग्जैक्ट अमाउंट कितना दोस्तों? तो याद रखिएगा 47,010 करोड़ रुपए है, और यहां 51 लगभग लगाया था मैंने, यहां 51,560 करोड़ रुपए। तो लगभग लगाने से ही दोस्तों एक आपको मोटी मोटा आंकड़ा पता चल जाता है। ठीक है। बाकी की बातें यहां लिखी गई, इसको पढ़िए, जो मैंने समझाया ना वही निचोड़ निकल कर आएगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। यही मिलेगा जो यहां पर दिखा गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सवाल हैं एक बार फिर से रीड करिए, रिवीजन करिए आइए उनका। तो यहां पर दोस्तों डब्ल्यूएमओ की राशि कितनी रखी गई है? 47,000 करोड़। सबसे कम बेरोजगारी दर कहां की है? सबसे ज्यादा हरियाणा की है, 26.7%, बिल्कुल सही। और सबसे कम छत्तीसगढ़ की है 10.6%। भारत की कितनी है? 7.6%। तीनों याद रखेगा। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता के लिए, लैंगिक समानता के लिए यूएन वुमेन में दोस्तों भारत ने कितना फंड दिया है? तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर दिया है। फिक्की ने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितना जीडीपी अनुमान लगाया है दोस्तों? तो 7.4% का ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा फिक्की ने कहा है। किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया गया? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और सेबी की पहली महिला महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा, माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच उनका नाम है, याद रखेगा। श्रिंकफ्लेक्शन क्या दोस्तों? ये छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक प्रकार है, जहां पर किसी प्रोडक्ट के साइज में तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन क्वांटिटी अर्थात मात्रा कम कर दिया जाता है, इसी को श्रिंकफ्लेक्शन कहा जाता है। करा भारतीय रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां किया जा रहा है? तो ये मैसूर में किया जा रहा है। बीबीएनएल का विलय दोस्तों बीएसएनएल में किया जा रहा है, ये भी याद रखेगा, किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया गया। याद रहेगा आप सभी को ना? ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों जो करंट अफेयर में हम लोगों ने रीड कर रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला लिख रहा, हाल ही में किस बैंक को दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, देखिए इसको डे अगर कहीं लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत। डे मतलब क्या होता है? डी फॉर दीनदयाल, ए फॉर अंत्योदय और यू फॉर योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत दोस्तों ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए किसे चुना गया? किस बैंक को? सुनो ध्यान से, गड़बड़ हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया, आसान भाषा में बताता हूं।
दोस्तों हुआ क्या है, सुनो ध्यान से, मामला क्या है पहले समझो, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो उत्तर कैसे दोगे। दोस्तों भारत सरकार है, क्या है यहां पर, यहां मान लीजिए भारत सरकार है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिस मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या नाम है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब आपके दिमाग में भी आएगा कि सर इसके मंत्री भी लगे हाथ, बता दीजिए। ठीक है, तो याद रखिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कृषि कल्याण मंत्री भी है। ठीक है, ये कृषि कल्याण मंत्री भी है, भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों कि अब इसने क्या किया है कि एस एच जी क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। करा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए किस बैंक को चुना। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किसमें हो रहे थे दोस्तों, याद रखेगा किसके तहत चल रहे थे दोस्तों, याद रखेगा ये डे के तहत चल रहे थे, मतलब अंत्योदय योजना के तहत ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे थे। उसमें किसको चुना गया, ये सवाल है। तो सवाल ही थोड़ा सा टेढ़ा था, मैं भी पढ़ा ना, इस सवाल को पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा तो मुझे लगा नहीं है इंपॉर्टेंट। इसी तरह के सवाल तोड़ मरोड़ कर आपके परीक्षा में आते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या पूछा, अंडबंड तरीके से सवाल पूछा, आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते। समझिए बातों को, जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। और यहां चुना गया दोस्तों किसे, एचडीएफसी बैंक को चुना गया। यही एचडीएफसी वाला सवाल जब आज मैं पढ़ रहा था तो पता चला एचडीएफसी का जो लोन वाला विभाग था अलग था पहले से ना, ठीक है, उसको लाके मर्ज कर दिया गया एचडीएफसी से, तभी ये भी वाला सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, तो यहां याद रखिए एचडीएफसी बैंक आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी और कोई अदर मत करिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे या तो कर्नाटक बैंक करेंगे या तो साउथ इंडियन बैंक करेंगे, पता है दिमाग में वही आएगा। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अवार्ड मिल चुका है, इसलिए यही सारी बातें दोस्तों यहां लिखा गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और दोस्तों, एक चीज और देखिए यहां पर गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों कृषि कल्याण मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं दोस्तों गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह है दोस्तों। पता है बहुत सारे कमेंट आएंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कमेंट आना भी चाहिए। ठीक है, कमेंट आएगा तो इसी बहाने आपको एक चीजें और भी याद हो जाएंगी। याद रखेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह हैं। जो मैं नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिखा था वो ग्रामीण कृषि कल्याण मंत्री हूं। क्या है, कृषि कल्याण मंत्री, जिसको सब लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं बता दिया हूं, अब ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा ही रहा हूं, पहले रोको, पहले कमेंट करो, सवाल यहीं से बंद कर दो। ठीक है, बंद मत करो, सवाल आगे देखो, जरूरी है। ठीक है, अचानक से आ गया क्लिक, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी बातें यहां लिखी गई हैं, आप जान जाएंगे। ठीक है, चलिए बैंकिंग से संबंधित हम कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। पहला सवाल ये दोस्तों, आप जानेंगे एचडीएफसी बैंक को चुना गया स्वयं सहायता लिंकेज के लिए। ठीक है, करा किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों एक्सिस बैंक को। ठीक है, अगला सवाल सुनो, ये भी स्वयं सहायता समूह वाला है, एचएचजी वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सवाल है। करा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार इसका जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया। हाल ही में 17वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो ये साउथ इंडियन बैंक को दिया गया। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है, ये कर्नाटक बैंक ने जीता है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार दिया, यह भी कर्नाटक बैंक को दिया गया है। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ CRM यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इसे कहते हैं दोस्तों, इसके तहत IBS इंटेलिजेंस फिनटेक इनोवेशन अवार्ड जीता है, तो एक्सिस बैंक ने जीता है। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक है, तो ये पेटीएम बैंक है। हाल ही में आरबीआई ने इसे अनुसूचित बैंक का भी दर्जा दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस बैंक को भी लाइसेंस दिया गया आरबीआई के द्वारा, तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया आरबीआई के द्वारा। ये आप याद रखिएगा कि अब ये अंतरराष्ट्रीय प्रेषण कर सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था पंकज, किसको बताइए, पंकज जी को, कालीन भैया याद है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों पंकज जी को चुना गया था, पंकज त्रिपाठी को याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए किसके द्वारा एक नए मंच की शुरुआत किया गया है,
ग्रामीण क्षेत्र का विकास और महिलाओं के विकास के लिए, दोनों के लिए दोस्तों किसे चुना गया? तो अभी एक नया दोस्तों यहां पे बन रहा दोस्तों, याद रखेगा, फ्लिपकार्ट फाउंडेशन। क्या बन रहा दोस्तों? एक फ्लिपकार्ट फाउंडेशन बन रहा है, ये आया एक नया मंच, याद रखेगा। माइक्रोसॉफ्ट मंच नाम का कोई चीज नहीं, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर दोस्तों बना रहा है, याद रखेगा, भारत में। कहां बनाया जा रहा दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है आपके हैदराबाद में। कहां बन रहा है? हैदराबाद में। वहीं दोस्तों अगर मैं फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की बात करें, आपने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? फ्लिपकार्ट 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 हेल्थ प्लस का नाम सुना होगा, ठीक है, हेल्थ प्लस का दोस्तों नाम सुना होगा, ठीक है। इसका अभी आपसे पूछा गया था सीईओ, ठीक है, तो याद रखें इसके सीईओ कौन है दोस्तों? प्रशांत झावेरी जी हैं। कौन है? प्रशांत झावेरी जी हैं। प्रशांत झावेरी जी वर्तमान में क्या हैं? ये हेल्थ प्लस के सीईओ हैं, याद रखेगा। ये भी अच्छा सवाल है। बाकी अमेजन फीमेल प्लस जैसी कोई चीज नहीं है, सेबी नीति आयोग भी नहीं है दोस्तों। यहां आपका राइट आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फाउंडेशन, याद रखेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए दोस्तों काम करने जा रहा है, और इससे जो लाभ होना है दोस्तों, ये लगभग 20 मिलियन लोगों को लाभ होना है। 20 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 करोड़ लोगों को दोस्तों लाभ होगा। ये लक्ष्य यहां पर रखा गया है। बाकी की बातें देखिए यहां पर दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर, जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल ये हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन बन रहा है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया? एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता इसे कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं दोस्तों। ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी साइन किया है। हाल ही में चर्चा में रहा वर्डिका। क्या दोस्तों? वर्डिका या आरबीआई के लिए दोस्तों स्याही निर्माण कंपनी है, बनाती उसी के लिए, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलाई जा रही है? तो भारत में बिहार में दोस्तों जयनगर पड़ता है, जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में दोस्तों रेलगाड़ी चलाई जा रही है। लगभग 35.5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। हाल ही में किन राज्यों में सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? ऐसे मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, और ये 2 राज्यों के बीच में समझौता हुआ, एक मेघालय एक असम, ठीक है, मेघालय और असम राज्य के बीच में समझौता हुआ। डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने जा रही है। यह गुजरात में बन रहा है दोस्तों, गुजरात के जामनगर में। हाल ही में मोदी जी ने गुजरात में राजधानी जो है दोस्तों गांधीनगर, वहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, इसको भी याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वही जामनगर वाला सवाल है। नाइट फ्रैंक ने दोस्तों रिपोर्ट दिया और बताया गया उसमें कि सबसे ज्यादा, याद रखेगा, अरबपतियों की संख्या में दोस्तों भारत में कौन सा स्थान भारत का? तो 145 अरबपति यहां पर है, और भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति वैसे तो अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या है? भारत है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सा पुरस्कार? चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है आपको बताना है। लिख रहा नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान की बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में नारायण प्रधान को बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको मिल जाएगा। जी हाँ, याद आ गया आपको, जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जीडी बिरला पुरस्कार। कौन सा? जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था। किसे? याद रखिएगा, नारायण प्रधान जी को। दया प्रकाश सिन्हा जी को दोस्तों अभी क्या दिया गया? इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। वहीं हर्षाली मल्होत्रा की बात कर दूं तो इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था। भीमराव अंबेडकर, जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था, याद रखेगा। ये हर्षाली मल्होत्रा वही है दोस्तों जो सलमान खान के साथ मूवी में काम की थी। यहां पर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों आरिफ जौहरी। आरिफा नहीं दोस्तों, आरिफ कर लीजिएगा, आरिफ जौहरी, याद रखेगा। इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखेगा। आरिफ जौहरी एक महिला है दोस्तों, ठीक है, उनको चुना गया है। और किसके लिए दोस्तों? मुंबई में scroll.in के लिए दोस्तों काम करती हैं आरिफा जौहरी। इनको 2021 के चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए चुना गया। और इस चमेली देवी जैन पुरस्कार के चुनाव करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें 3 मेंबर थे दोस्तों, 3 सदस्यीय पैनल था, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की निरुपमा सुब्रमण्यम थी जो कि लेखक हैं, गीता, और एक लेखक हैं दोस्तों अलग से, गीता हरिजन भी थी, सत्य हिंदी के आशुतोष भी शामिल थे। 3 लोगों की पैनल थी जिन्होंने इनका नाम सिलेक्ट किया है आरिफा जौहरी का, ठीक है, याद रखेगा। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, और अवार्ड से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर हम चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि हाल फिलहाल में किसे कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है।
तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, याद रखेगा ये आरिफा जौहरी को दिया गया। कितने भारतीय मूल के लोगों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया, 2 लोगों को, एक लोग का नाम फाल्गुनी है और दूसरे लोग का नाम रिकी केन है, याद रखेगा दोनों नाम, ठीक है। कर हाल ही में किस हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया, ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया, ये दिया गया एमरेट्स विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को, किसे, एमरेट्स विल्फ्रेड वुडसर्ट को दिया गया, याद रखेगा। हाल ही में कितने सांसदों को लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया, तो 11 सांसदों का चुनाव यहां पे किया गया। 94वें ऑस्कर अवार्ड में दोस्तों बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोडा मूवी को दिया गया। हाल ही में दोस्तों ड्यून मूवी को 6 ऑस्कर पुरस्कार मिला, उसमें से 1 ऑस्कर किसी भारतीय को मिला। उनका नाम क्या है दोस्तों, नमित मल्होत्रा नाम है, जो ड्यून मूवी के लिए वीएफएक्स पर काम किया था उन्होंने। हाल ही में किस गणितज्ञ को एबल पुरस्कार दिया गया, तो डेनिस पानेल सुलिवन को, किसे, डेनिस पानेल सुलिवन को। कि नीति आयोग ने अपने 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत 75 महिलाओं का चुनाव किया, क्योंकि इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये आजादी का 75वां वर्ष है, इसलिए 75 महिलाओं का चुनाव यहां पर किया गया। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड में पुरुषों की श्रेणी में दोस्तों नीरज चोपड़ा को चुना गया, यह अवार्ड दिया गया, और महिलाओं की श्रेणी में मीराबाई चानू के अवार्ड दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सवाल यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी किताबें देखिए मार्केट में आ चुकी हैं, ये 4 किताबों का दोस्तों सेट है, जो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और नियर बाई बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। ज्यादा चार्ज नहीं दोस्तों, अगर आप इन किताबों को ऑनलाइन खरीदते हैं तो केवल 400 रुपए में किताबें आपको दी जा रही हैं, और 400 रुपए में किताबें आपके घर तक भी पहुंचाई जा रही हैं। उसके लिए अलग से कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। साथ ही साथ जो वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें जारी की गई, इसमें एक किताब पर ये एक किताब दोस्तों फ्री दी जा रही है आपको, ठीक है, ताकि घर बैठे आप तैयारी कर सके। बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो किताबों को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से या हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। देखिए परेशान होने वाली बात नहीं, आप ऐसे मत सोचो कि नहीं आपके पैसे कट जाएंगे और आपको किताबें नहीं दी जाएंगी, ऐसा नहीं दोस्तों। जब आपके पेमेंट हो जाता दोस्तों, तो जब किताब यहां से डिलीवर हो जाती, आपको एक स्पेशल कोड दे दिया जाता दोस्तों, उससे आप इन किताबों को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट से किताबें निकली तो पहुंची कि नहीं पहुंची और कब तक पहुंच पाएंगे, यानी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी आपको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, और ये हमारे दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर पर कॉल करके आप अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।